तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 299 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उन बग क्लैन कॉर्प्सेस को खरीदने के लिए चला गया होता है और फिर बाद में लू फेंग उन ट्रेस की ओर जाता है जहाँ से उन शायद कचरे में से ट्रेस को ढूंढ सकता है। लेकिन वहाँ पे जाने पे लू फेंग को कोई बुला रहा था, जैसे कि कोई मैग्नेट किसी लोहे को अट्रैक्ट करता है और मैं वहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे वो फॉर्मलेस कॉलिंग लू फेंग की हर एक सेल को बॉयल करने लगी थी। वहाँ पे जो लेवल ऑफ कॉलिंग थी वो लू फेंग के पूरे बॉडी को कपकपा रही थी। वहाँ पे हमें ब्लैक स्किन व्हाइट ड्रॉप गाइड को दिखाया जाता है जो कहता है योर मेजेस्टी लू फेंग, आखिर हम कहाँ पे जाए, यहाँ चारों तरफ रबिश माउंटेन ही है। तो यहाँ पे लू फेंग दूर में एक रबिश माउंटेन की ओर पॉइंट करता है और कहता है वहाँ चलो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गार्ड लू फेंग को अपनी एनर्जी में लपेट के लाइट बन के उधर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे वो दिखने में भले ही पास हो, लेकिन यहाँ पर वहाँ पे जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। उनकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और उस जगह पे जाने के लिए उन्हें 3 घंटे लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें ब्लैक स्किन गाइड को दिखाया जाता है जो कहते हैं योर मेजेस्टी, हम यहाँ पे ट्रेजर्स को देखने के लिए आ गए हैं, अब यहाँ पे हम दोनों वेट करेंगे, आप जब ट्रेजर्स को देख लें तब हमें बुला सकते हैं। तो लू फेंग को हमें दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आके देखता है कि वहाँ पर जैसे ही आया उसे उतनी महसूस नहीं हो रही थी, उतनी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन जैसा कि उसे उस वक्त लग रही थी कि यहाँ पर कोई बुला रहा है। अब यहाँ पे माउंटेन एक बड़े से प्लानट के जैसा था जिसका डायमीटर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर था और लू फेंग बहुत दूर फ्लाई करने के बाद उस माउंटेन को दूर छोड़ रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग फिर से उसी माउंटेन की ओर देखता है। लू फेंग क्यूरियोसिटी से सोचता है कि अभी मैं उससे दूर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो माउंटेन मुझे बुला रहा है मैं अभी तक वहाँ पे नहीं गया हूँ, अभी और भी मुझे जाना है। अब यहाँ पे लू फेंग फुली तरह से कंफर्म नहीं होता है कि वही माउंटेन है जहाँ पे उसे जाना है, लेकिन लू फेंग उसी डायरेक्शन की ओर निकल जाता है। वो दोनों गार्ड लू फेंग को लेकर फिर से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों बंदे शॉक हो जाते हैं कि योर मैजेस्टी क्या आप इतने जल्दी डन कर दिए। अब यहाँ पे शॉक होते हैं क्योंकि लू फेंग बहुत जल्दी आ चुका था। तो मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं यहाँ उस माउंटेन पे सर्च करने नहीं चाहता था, चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे उस माउंटेन पे हम सर्च करेंगे, मुझे वहाँ पे अच्छा फीलिंग नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई ट्रेजर से। तो ये सुनकर वो दोनों और भी शॉक हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट जीनियस के पास तो बहुत ही वेयर टेम्परमेंट से, इसको तो कोई फीलिंग चाहिए कि इसको लगना चाहिए कि वहाँ पे कोई ट्रेजर से, उसी के मर्तबा वो चेंज करेगा, वहाँ पे सर्च करेगा। जिसके बाद वो लू फेंग को आगे लेके चलने लगते हैं। वहाँ पे वो लू फेंग की बातों को मना भी नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ पे वो दोनों लू फेंग को अपनी एनर्जी में रैप करके बीम ऑफ लाइट बन के उड़ने लगते हैं। वहाँ पे वो कंटिन्यूअसली फ्लाई करते हैं और वहाँ पे रविश माउंटेन पे जहाँ पे लू फेंग को बुला रहा था उस तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे माउंटेन के बाद माउंटेन यहाँ फ्लाई करते हुए लू फेंग को 16 दिन लग जाते हैं और दोनों गार्ड्स यहाँ पे मटर कर रहे थे कि यहाँ पे इस जीनियस के साथ डील करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर लू फेंग बहुत ज़्यादा ही नखरे दिखा रहा होता किसी एक माउंटेन को पिकअप करने के लिए, लेकिन वो लू फेंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर का ऑर्डर है, उन्हें अपनी जॉब को भली भांति निभाना होगा। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पर लू फेंग की फॉर्मलेस एनर्जी में फिर से उसको कोई बुलाने लगती है। लू फेंग का बॉडी ऐसा लगता है कि लू फेंग एक्सप्लोड होने वाला है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है वहीं पे रोको, जहाँ पर वो दो बंदे वहीं पे आके रोक देते हैं और लू फेंग कहता है मैं यहाँ पे ट्रेस ढूंढना चाहता हूँ। जिसको सुनकर उन दोनों गार्ड्स को राहत मिलती है कि फाइनली लू फेंग ने एक माउंटेन को डिसाइड किया जहाँ पे वो सर्च करने वाले हैं। वो लोग यहाँ 16 दिन तक लगातार फ्लाई करते गए हैं, यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहे थे, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। और अब फिर यहाँ पे ब्लैक स्किन व्हाइट ड्रॉप गाइड बोलता है कि यहाँ पे हम दोनों यहीं पे वेट करेंगे, आप जाइए अपने ट्रेस को खोजिए। जिसके बाद लू फेंग ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, वो उस माउंटेन की ओर जाता है ताकि अपने उस ट्रेस को फाइंड आउट
कर सके। यहाँ पे वो लू फेंग को जाता हुआ देख रहे होते हैं। लू फेंग एक लिटिल ब्लैक डॉट बन जाता है, उस माउंटेन में आ जाता है और वो दोनों गार्ड रिलैक्स होते हैं और अपने मसल्स और ग्रीन स्किन के स्ट्रेच करने लगते हैं। और यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अनलकी है, हम लोग यहाँ पे माउंटेन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने वाले हैं। यहाँ पे ये दोनों सेम ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक स्किन गार्ड को, जो कहता है कि चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और हम लोग जाके वर्चुअल यूनिवर्स में गेम्स जाके खेलते हैं। जिसके बाद वो अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजकर गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि रबिस माउंटेन में जाता है और वहाँ का डायमीटर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर होता है और चारों तरफ रोटेन रिमेन्स बचे हुए थे। लू फेंग उसमें मोल की तरह काम कर रहा था, उसमें टनल बना के सब चीज को खोज रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस रिकॉलिंग पावर की ओर जा रहा था और कहता है ये बहुत ज्यादा नजदीक है, मैं इसके ज्यादा नजदीक जाता जा रहा हूँ, मैं जितना नजदीक जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है कि ये पावर मुझे बुला रही है और उसका पूरा का पूरा बॉडी शैडो होने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग कुछ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर डीप गहरा खोदता है। वहाँ पे लू फेंग बहुत ज़्यादा मेसअप कॉल आने लगते हैं कि यहाँ पे कई सारे लू फेंग को बुला ही रहे थे। अब यहाँ पे लू फेंग के पास 10 कॉल आते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं और यहाँ पे वो सभी एक जगह नहीं होते, वहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग थोड़ी देर बाद रुकता है, वहाँ कहता है कि चलो लगता है कि ये वही फर्स्ट आइटम है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस फर्स्ट आइटम के पास जाता है, अपने स्पीड फॉर्मलेस स्पीड एनर्जी से उस पूरी की पूरी रिमेन्स को हटाता है और वहाँ पे एक टनल बनाता है। जहाँ पे 30 किलोमीटर टनल बनाने के बाद वो फाइनली स्टॉप होता है और आगे एक फ्लोटेड आर्मर फ्रेगमेंट होता है जो कि लू फेंग अपने स्पीड एनर्जी से हटाकर उसको चेक कर देता है। अब यहाँ पे उस फ्रेगमेंट में से रिपल निकल रहा था और लू फेंग उसको एग्जामिन करने लगता है कि ये फ्रेगमेंट बहुत ही नॉर्मल साइज का है, जो कि एक किताब के जितना होता है अर्थ पे होता है वैसा ही, और ये कम्प्लीटली ब्लैक होता है, फ्लोट कर रहा होता है। अब लू फेंग उसको केयरफुली एग्जामिन करता है और जैसे ही वो 5 मीटर उसके दूर जाता है वो एक फ्लोटिंग फ्रैगमेंट जर्नली एक लाइफ के जैसा जंप आउट करने लगता है और वायलेंटली लू फेंग की तरफ बढ़ता है लाइटनिंग के जैसा फास्ट, और वो उसके हैंड और स्किन को टच कर देता है, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। अभी ग्रीन लेयर अपीयर हो जाता है लू फेंग के ऊपर जो कि क्लाउड कॉर्नर वाइन होता है, जो कि लू फेंग को ऑब्वियसली वहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एक अननोन चीज उसके बॉडी में आके घुस रही थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो फोर्सफुली लू फेंग के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। अब लू फेंग अपने स्पीड एनर्जी को यूज करता था कि उसे अपने अलग किया जा सके, लेकिन वो देखकर ही शॉक हो जाता है कि उसकी स्पीड एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि उसको अपने बॉडी में जाने से रोक सके। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के वंस एक्सटेंड हो जाते हैं और यहाँ पर उसमें से 216 वंस निकलते हैं और लू फेंग का पूरा वंस उस रैप फ्रैगमेंट को अपने अंदर घेर लेता है। और यहाँ पे फ्रैगमेंट दिखाया जाता है जो कि उसमें घिरा होता स्ट्रगल कर रहा होता है और यहाँ पे क्लाउड कॉर्नर वन कोई बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा था उस फ्रैगमेंट को रोकने के लिए। अब यहाँ पे लू फेंग उस तरफ देखता है और क्या था, आखिर ये है क्या ये मरा हुआ है, लेकिन आखिर ये मेरे स्किन के अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है और आखिर ये मुझे बुला क्यों रहा है। और यहाँ पे आखिर मेरे अलावा किसी और को ऐसा फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है और लगता है कि ये लोग इसके बारे में डिस्कवर नहीं किए थे, अगर यहाँ पे है तो आखिर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। अब देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ पे कई सारे रोटेंस रिमेन्स आए हुए थे जो कि बंच ऑफ आइटम्स थे जो कि रबिश आइटम एंशिएंट टाइम से मौजूद थे और यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं वुलोंग स्टारफिश एंड ट्रेल्स को सर्च करने के लिए, लेकिन किसी ने भी इसको नहीं लिया। लू फेंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, आखिर ये मुझे क्यों बुला रहा है, इसे आखिर इसे कोई दूसरा क्यों नहीं फील कर पा। लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे मैं स्पेशल नहीं हूँ बाकियों के अलावा, क्या ये ब्लड रिवर एनर्जी के कारण हो रहा है, लेकिन कहता नहीं, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ऐसे कई सारे बंदे होंगे जिन्होंने इस ब्लड रिवर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। क्या ये इस कारण है कि मैंने ट्रेन किया है अपने आप मैनुअल को जो कि नेमलेस मैनुअल होता है जिसको मैंने अर्थ पे डिस्कवर किया है, या फिर ये हो सकता है कि मैं अर्थ पे हूँ, यहाँ अर्थ से बिलोंग करता हूँ, इसी कारण ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग के पास कोई भी रीजन नहीं था उसको कंफर्म करने के लिए, लेकिन लू फेंग उसको अंदर नहीं जाने दे सकता है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग के अगर बेनिफिशियल होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर लू फेंग के लिए बैड होता तो यहाँ पे लू फेंग रिग्रेट भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसमें से एक सिल्वर वर्ल्ड रिंग निकालता है जो कि लॉन्ग जून एम्परर ने उसको दिया होता है, जिसमें कि 100 किलोमीटर वाइड, जिसमें
कि 100 किलोमीटर वाइड वर्ल्ड होता है जिसमें लू फेंग रबिस माउंटेन से जितने भी मिले चीज होते हैं उसको रख सकता है। और यहाँ पर इसके लिए कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। अब देखा जाए तो वो लोग स्टारफील्ड सर्विलेंस सिस्टम इन सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती थी। अब लू फेंग इन सारे के सारे एरिया में कैलकुलेट करता है और उसको नेचुरली रिकॉर्ड कर देता है। लू फेंग कहता है कि मैं पहले इसे अपने मेन कॉल के वर्ल्ड फर्स्ट में रखता हूँ। अगर यहाँ पे मेरी बॉडी अगर किसी खतरे को इनकाउंटर करती है तो ये ज़्यादा मसला नहीं है, मैं फिर से एक नई बॉडी बना सकता हूँ। और लू फेंग अपने वर्ल्ड एनर्जी को अपने कोर को अपने अंदर रख लेता है। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है मोसा क्लासमैन की बॉडी को जो कि वहाँ अपीयर होता है और वो स्टोन में चेंज हो जाता है जिसमें कि मेन कोर होता है। अब यहाँ पे एक ही थाउट में लू फेंग अपने उस स्टोन वर्ल्ड रिंग को अपने स्टोन के अंदर भेज देता है। लू फेंग ने ऑलरेडी सोल इम्प्रिंट को अपने वर्ल्ड रिंग पे डाल दिया होता है ताकि जब भी वो अपने ट्रेजर्स को सर्च करे तो उसमें रख सके। अब यहाँ पे लू फेंग उस ब्लैक आर्मर फ्रैगमेंट की तरफ देखता है और कहता ऑलराइट मैं मेन को इस रिंग में है। जिसके बाद वो उस फ्रैगमेंट को अपने पास बुलाता है और उसका वॉइस उस फ्रैगमेंट को छोड़ देता है और जैसे वो उसको छोड़ता है वो इमीडिएटली लू फेंग के फिंगर पे आके चिपक जाता है। और लू फेंग जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है वहाँ का ब्लैक लिक्विड उसके पूरे स्किन में फैलने लगता है और लू फेंग उसमें से एक सेंस ऑफ एनर्जी को फील करने लगता है। अब एक ही ठाउट में लू फेंग के ऊपर ब्लैक आर्मर अपीयर हो जाता है और ये आर्मर एग्जैक्टली उस फ्रैगमेंट से बना हुआ होता है और कहता है कि ये क्या स्पेशल है। अब देखा जाए तो ब्लैक आर्मर अपने बड़े से छोटे साइज को भी कर सकता है और वो उसके पूरे के पूरे आर्म को आर्म प्रोटेक्टर के जैसा प्रोटेक्ट कर सकता है। अब लू फेंग उसकी पावर को महसूस करता है। यहाँ पे वो कहते हैं ये पावर क्या है। लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि उसका एक पंच एक सेक्टर और पाइनिकल बॉडी स्ट्रेंथ को आराम से मार सकता है और जो स्ट्रेंथ उसने ब्लैक आर्मर ने उसको दिया होता है वो उस आर्मर से निकल रहा होता है। लू फेंग उसके उस पार्ट के पावर को महसूस कर पा रहा होता है। देखा जाए क्लाउड कॉन्टेड वन की स्ट्रेंथ तो वो सिर्फ वन स्ट्रेंथ ही अनलीज कर सकती है लेकिन यहाँ आर्मर लू फेंग उसको टोटली कंट्रोल कर सकता है। और लू फेंग शॉक हो जाता है कि आखिर एक फ्रेगमेंट आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ एक सेक्टर और लेवल 9 के वॉरियर जितना होता है। और लू फेंग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और बाकी सारे फ्रेगमेंट्स के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है क्योंकि यार लू फेंग को अभी सिर्फ आर्म का एक फ्रेगमेंट मिला होता है और लू फेंग के पास अगर पूरी बॉडी का फ्रेगमेंट मिल जाएगा तो न जाने लू फेंग कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे लू फेंग उस टनल को और भी बड़ा करने लगता है और सारी जगह उसी आइटम्स को सर्च करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद उसने कई सारे स्पेशल आइटम्स उस माउंटेन से कलेक्ट कर लिए होते हैं और लू फेंग अभी नेकेड खड़ा होता है। यहाँ पे लू फेंग के पास अभी टोटल 18 ब्लैक आर्मर फ्रैगमेंट्स और एक सिल्वर फ्रैगमेंट कलेक्ट हो चुके थे और यहाँ पे लू फेंग उन 18 ब्लैक फ्रैगमेंट्स को अपने बॉडी के अंदर जाने देता है और ये 18 लू फेंग के ऊपर ब्लैक लिक्विड बन जाते हैं। यहाँ पे लू फेंग के ऊपर आर्मर भी आ जाता है जो कि ब्लैक वेस्ट के जैसा होता है और यहाँ पे लू फेंग के पास जो पावर आ चुकी थी जो स्ट्रेंथ आया था वो किसी भी 20 सेक्टर और पाइनिकल वॉरियर्स के जितना आ चुका था। अब यहाँ पे लू फेंग अपने उसी ब्लैक वेस्ट की तरफ देखता है और शौक होते हुए कहता कि आखिर ये स्पेशल ब्लैक आर्मर फ्रैगमेंट है क्या, ये मुझे इतनी ज्यादा पावर दिख रही है। अब देखा जाए तो एब्सोल्युटली ब्रोकन पार्ट है लेकिन फिर भी सिल्वर फ्रैगमेंट की बात करें तो इतना पावर दे रहा है। अभी सिल्वर फ्रैगमेंट लू फेंग के एक हाथ के पान के जितना बराबर होता है। लू फेंग ने ऑलरेडी इसको ट्राई कर रखा था और जब लू फेंग ने अपने फोर्सफुली इस ब्लैक फ्रैगमेंट्स को अपने बॉडी से किया था फिर इसके बाद वो सिल्वर फ्रैगमेंट को भी एब्जॉर्ब कर पाया था। अब ये 5 साइड फ्रैगमेंट अलोन लू फेंग को 5 सेक्टर और पाइनिकल वॉरियर्स की जितनी पावर दे रहा था और सिल्वर फ्रैगमेंट 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है इस ब्लैक आर्मर से जो कि ऑब्वियसली हायर लेवल होता है। यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि फिर भी यहाँ पे दो ऑब्वियसली दोनों एक साथ वेल टुगेदर वर्क नहीं कर रहे। यहाँ पे लू फेंग नंगा खड़ा था और यहाँ पे उस माउंटेन के डेप्थ में खड़ा हुआ था। फिर लू फेंग अपने फोर्स से उस ब्लैक फ्रैगमेंट को अपने अंदर से निकालता है और उसकी आंखें भी खुशी से चमक रही थी कि उसके हाथ में तो खजाना लग गया है। अब यहाँ पे लू फेंग उस ब्लैक फ्रैगमेंट की ओर देखकर क्या था कि कौन जानता है कि आखिर इस रबिश माउंटेन में ये कितने लंबे अरसे से यहाँ पे रखे हुए हैं लेकिन फिर भी ये मुझे यहाँ बुलाने के काबिल है। अगर यहाँ पे ये अर्थ के नहीं है तो यहाँ पे प्रोबेबली ये नेमलेस मैनुअल की वजह से हुआ है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया है। और यहाँ पे लू फेंग ने इस सिचुएशन को कंसीडर कर लिया है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है कि यहाँ पे बाकी सारे ह्यूमंस आए होंगे तो उसको इसका महसूस नहीं हुआ होगा। अब पहला तो बिना किसी डाउट के क्योंकि लू फेंग अर्थ से मौजूद था और वो
उसी से बिलोंग करता है और हो सकता है कि अर्थ में रहने के कारण वो फ्रैगमेंट लू फेंग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। और दूसरा हो सकता है वह मिस्टीरियस मेटल बोर्ड जिसमें टेक्निक और उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो फ्लेम गॉड रेस के थे, जो कि पावरफुल रेस था इस ह्यूमैनिटी के यूनिवर्स में। और बात करिए डिफरेंस रेस की, तो इसकी खुद की ट्रेनिंग सिस्टम, आर्मर और ये सभी होती है, और जिसके पास खुद का नेमलेस मैनुअल होता है वो उसको यूज करके ट्रेन कर सकता है। तो समझो उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे लू फेंग अपने क्लाउड कंटेंट वाइन को फिर से अपने बॉडी पे अपीयर कर लेता है और वहाँ पे ग्रीन आर्मर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने ब्लैक सिल्वर फ्रेगमेंट्स को अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख देता है। और क्या था, ये सभी गेसेस हैं, मुझे पहले इन सब को टेस्ट करके वेरीफाई करने की जरूरत है। और आखिर में सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि रबिस माउंटेन से फ्लाई करके बाहर निकलता और वो भी फ्लोट करके स्पेस पे फोकस कर रहा था और यहाँ पे अपने सेंसिंग एबिलिटी पे ज्यादा निर्भर था। वो यहाँ पे उन सारे फ्रेगमेंट्स को देख रहा था कि कोई ऐसा फ्रेगमेंट हो जो कि लू फेंग को बुला रहा हो, लेकिन तभी हमें लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे उसे फिर से अलग डायरेक्शन से आता आवाज जो कि उसको बुला रही होती है। और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता और कहता तो वहाँ हो तुम। वो कहता है मैं आई गेस बिल्कुल राइट है, ये फ्रैगमेंट्स प्रोबेबली शिप से आए हुए होंगे जो कि एंशिएंट रेयर होंगे और ये बहुत लंबे अरसे से थे। यहाँ पे मशीन भी इन सबको डिटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इनके पास स्पेशल क्वालिटी थी। यहाँ पे जो स्कैनिंग करते हैं वहाँ पे सिर्फ वर्थलेस मेटल को ही स्कैन करते हैं, इसलिए रबिस माउंटेन इसको पिकअप किया है और ये यहाँ पे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। यहाँ पे लिखा जाए तो लू फेंग इसके वीक साइड को फेल कर रहा था और आफ्टर में सीन चेंज कर उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता जो कहते योर मेजेस्टी लू फेंग, जिसके बाद लू फेंग कहता है चलो चलते हैं। ये देखकर वो दोनों गार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे लू फेंग बहुत ही जल्दी आ जा रहा था और यहाँ पे वो पूछते कि कहाँ जाना है। यहाँ पे नियरेस्ट वेस्ट यूनिवर्स ट्रेवल से और हमें यहाँ पे और भी आगे रबिस माउंटेन में जाना है। और यहाँ पे वो लोग लगातार 10 दिन तक फ्लाई करते हैं जहाँ पर उनको सर्च करना था, जिसके बाद लू फेंग कहता चलो चलते रबिस माउंटेन पे, हमें और भी ढूंढना। जिसके बाद वो लू फेंग पॉइंट करता कि हमें उस तरफ जाना है, वो सब लू फेंग को उसी तरफ ले जाते हैं। हमें सीन चेंज कर 3 से 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता कि वो रियलाइज कर गए थे कि उनकी जो खुशी थी वो शॉर्ट टर्म के लिए थी। लू फेंग को मनाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे वो लोग बहुत ही लंबे समय से उड़ रहे थे और लू फेंग तो उधर ध्यान भी नहीं देता था, वो सिर्फ आगे बढ़ते ही गए थे। और यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो लोग कभी कभार अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स में भेज देते हैं। अब यहाँ पे 21 दिनों के लगातार फ्लाइट के बाद लू फेंग फाइनली उन सबको रुकने को बोलता है और यहाँ पे एक राउंड मारने के बाद लू फेंग फ्लोटिंग माउंटेन पे आता है। यहाँ पे लू फेंग को एहसास होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि लू फेंग को भी बुला रहा है। अब यहाँ पे वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो और मैं अपने ट्रेस सर्च को करने के लिए जाता हूँ। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे 9 ब्लैक फ्रेगमेंट, एक सिल्वर फ्रेगमेंट्स को खोजता है जहाँ पे वो 5 टेंस ऑफ किलोमीटर की डायमीटर में फैला हुआ था। और यहाँ पे लू फेंग ऐसा एक्ट कर रहा था कि वहाँ पर सिर्फ मेटल्स और एलॉय के रिमेन्स थे, नहीं तो यहाँ पे अगर लू फेंग उन सबको रखने की कोशिश करेगा तो आखिर लू फेंग 100 किलोमीटर एरिया में आखिर कितना रख पाएगा। अब यहाँ पे वो दोनों गार्ड्स लू फेंग को देख रहे थे, जिसके बाद लू फेंग और भी ज्यादा फ्रेगमेंट को सर्च करने लगता है और जैसे जैसे टाइम पास होता है वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनका लक बहुत ज्यादा बुरा है कि वो लू फेंग के साथ आ गए हैं, क्योंकि लू फेंग पूरी तरह से अपने सेंसेस पे निर्भर कर रहा था इस रबिस माउंटेन में सर्च करने के लिए। और यहाँ पे वो फ्रिक्वेंटली 10 दिनों तक यहाँ पे अलग अलग माउंटेन में जाया करते हैं जहाँ पे उन सबको कभी कभार शिप की भी जरूरत होती है यूनिवर्स ट्रेवल्स करने के लिए, ताकि वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक सके। अब यहाँ पे वो ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करते, लू फेंग आता और कहता चलो दूसरे स्पॉट पे चलते हैं। जिसके बाद में सीन चेंज कर कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग फिर से उन सबको कहता है तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने अपने कॉलिंग फ्रेगमेंट्स के एबिलिटी को यूज कर लिया था। उसने आसानी से 8 को जगह फाउंड कर लिया था जिसमें कि 7 ब्लैक और 1 सिल्वर आ चुके थे। लू फेंग अपने हाथ को फ्लिप करता आइटम को देखता है जो कि इंटरनल वर्ल्ड में स्टोर होते हैं। वहाँ पे वो कहता है करेंटली मेरे पास 118 ब्लैक फ्रेगमेंट्स से 6 सिल्वर फ्रेगमेंट्स से जिसमें कि एक स्वार्ड भी मौजूद है। और लू फेंग उन आइटम्स की ओर देखता है। देखा जाए तो इफेक्ट जो ब्लैक और सिल्वर आइटम्स में है वहाँ पे लू फेंग उन सब के बारे में समझ गया था, सिर्फ उस साइड के बारे में नहीं समझा था क्योंकि उसकी पावर कॉलिंग भी थी। यहाँ पे वो सारे स्वार्ड से फ्रेगमेंट्स के बीच में था। लू फेंग को भी नहीं पता
रहा था कि आके उसको यूज किया जाए, उसमें अपने ब्लड को ड्रॉप किया जाए या फिर अपने स्किन में छुआया जाए या फिर अपने स्पिरिट एनर्जी को इसमें मर्ज किया जाए। जितना भी उसने सुना था और जितना उसने जाना था, लेकिन ये फिर भी उसके अगेंस्ट यूजलेस था। और यहाँ पे लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि वो एक यूजलेस और नॉर्मल पीस है जिसका कोई वर्थ नहीं है, लेकिन उसकी शार्पनेस भी एवरेज है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल थिंग ये है कि वो लू फेंग को बुला रही थी, इसलिए लू फेंग ने उसको भी कलेक्ट कर दिया था। और यहाँ पे लू फेंग कहता है नो मैटर, यहाँ पे मेरे पास 118 ब्लैक फ्रेगमेंट्स है और ये ऑलमोस्ट मेरे पूरे बॉडी को पूरी तरह से कवर अप कर लेता है और सातों ये सारे मिलकर मुझे कंप्लीट बनाते हैं। यहाँ पे लू फेंग उन सब एरो की तरफ उन सब 118 फ्रैगमेंट्स को अपने बॉडी में ले लेता है और यहाँ पे वो सभी ब्लैक लिक्विड बन के लू फेंग के स्किन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे वो मिस्टीरियस ब्लैक लिक्विड पूरे लू फेंग के स्किन और मसल्स में फैल जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग जैसे उनसे कांटेक्ट बनाता है उसमें बहुत बार चेंज होने लगता है। लू फेंग जैसे ही अपने लू फेंग के बॉडी को केयरफुली स्कैन करता है, उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पे लू फेंग ने इन सब को कंडेंस कर लिया होता है एक सेंट्रल लेवल पे। और यहाँ पे लू फेंग की जो फोर्स थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब देखा जाए तो लू फेंग की जितनी ब्लैक फ्रेगमेंट्स थी उसमें 2 ब्लैक फ्रेगमेंट्स लू फेंग के चेस्ट पे आ चुके थे, जिसके बाद वो आके गिर जाते हैं। यहाँ पे सैचुरेशन होता है जहाँ पे ब्लैक लिक्विड लू फेंग की एक लेवल ऑफ सैचुरेशन में आ चुका था और लू फेंग का बॉडी उससे ज्यादा नहीं कर सकता था एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे लू फेंग अपने अंदर चेंज को महसूस करने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सिंपली ऐड आउट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं जान गया कि ये मेरी लिमिट है और अब ये सैचुरेट होने लगी है। लू फेंग उस ब्लैक लिक्विड को अपनी लिमिट्स पे ला चुका था और लू फेंग उसको महसूस कर पा रहा था। अब लू फेंग का जो चेंज था वो रुक जाता है और लू फेंग अपने बेयर चेस्ट पे देखता है जहाँ पे एक ब्लैक इंकाविंग्स बन चुकी थी और वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स वर्ड जो कि फ्लेम गॉड रेस के ही जैसा होता है और उस पे सिंपल वर्ड सोल्जर लिखा होता है। लू फेंग अपने सोल्जर इम्प्रिंट को चेस्ट पे देखता है, जिसके बाद वो अपने उस वर्ड को हाइड कर लेता है। अब यहाँ पे कोई भी उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि वो लू फेंग के चेस्ट के अंदर हिडन था और ये सारी ब्लैक लिक्विड एनर्जी उसमें कंप्लीटली इन्फ्यूज हो गई थी। और लू फेंग हर बार लू फेंग इसको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी ऑटोमेटिक ब्लैक पार्ट इसमें ओरिजिनल फ्रैगमेंट बन जाती है। लेकिन इस बार लू फेंग का वो पूरा का पूरा सोल्जर प्रिंट बन चुका था और लू फेंग कहता है सोल्जर फ्लेम गॉड वर्ड्स आखिर ये है क्या? लगता है सच में नेमलेस मैनुअल की वजह से हो रहा है क्योंकि ये सोल्जर ये फ्लेम गॉड रेस से है और ये मिस्टीरियस लोस्ट रेवस सोल्जर से होगा। यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि ये आर्मर ये मुझे सोल्जर आर्मर की तरह लग रहा है और लू फेंग के मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं और यहाँ पे उसने अपने प्रिंट को इमीडिएटली ट्वेल कर दिया होता है जहाँ पे लू फेंग उन सारे को अपने अंदर महसूस कर पा रहा था और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और लू फेंग अपने सेंसन से गेस कर लेता है कि अभी लू फेंग की पावर जो होती है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होती है क्योंकि लू फेंग की पावर 80 से 90 सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल स्ट्रेंथ जितनी हो चुकी थी जो कि बहुत ज्यादा होती है। और लू फेंग अपने इस पावर को देख कर क्या आता है ये तो बहुत ज्यादा टेरिबल है। ये आर्मर मेरे में अंदर आने के बाद ये परफेक्ट आर्मर बन चुकी है। इसका साइज बड़ा और छोटा भी हो सकता है लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए भी इसमें बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं और मेरी बॉडी अभी सिर्फ डोमिनेट लॉर्ड लेवल 9 की है जो कि बहुत ही कमजोर है। मैं इसके फुली स्ट्रेंथ को नहीं यूज कर पाऊंगा। और लू फेंग कहता है सोल्जर आर्मर इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये मेरे अर्थ के बॉडी को अलोन 80 से 90 सेक्टोरल पाइनिकल वॉरियर्स के स्ट्रेंथ को ट्रेड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ आर्मर है। मेन थिंग ये था कि लू फेंग के बॉडी बहुत ही कमजोर थी और लू फेंग उसकी फुली पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकता। और जैसे जैसे लू फेंग ग्रो होगा आर्मर भी लू फेंग को फॉलो करेगी और वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था और कहता है कि मेरी बॉडी कमजोर है लेकिन मेरी गोल्डन वन बीस्ट की बॉडी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने भी नेमलेस मैनुअल को ट्रेन किया था और फिर लू फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो अपने आर्मर को निकालता है और ये ब्लैक लाइन बॉल इंस्टेंटली फ्लो करके बाहर आ जाता है जिसपे कि सोल्जर प्रिंट होता है और इसी के साथ वो सोल्जर बॉल वहां पे इंटरनल वर्ल्ड में चला जाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वो सोल्जर बॉल क्या लू फेंग के गोल्डन वन बीस्ट के साथ मर्ज हो जाती है फिर नहीं, और जब वो गोल्डन वन बीस्ट के साथ मर्ज होती है तो उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।